Welcome everyone. Today we'll start with preventive action of the police. So आप सबको पता है 154 के बारे में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, बट उससे पहले सीआरपीसी जो है उसने पुलिस को एम्पावर किया हुआ है, एक पावर दी हुई है जिसके थ्रू वो कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो 154 से पहले आपको 149 टू 153 पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टुडे विल स्टार्ट विथ 149. अब 149 क्या कहता है? 149 कहता है प्रिवेंशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. मतलब दिस सेक्शन एम्पावर्स एवरी पुलिस ऑफिसर to interpose for the purpose of preventing the commission of any cognizable offense. अब कैसे पावर दी होगी इसमें, वो डिस्क्राइब किया है 150 सेक्शन में. 150 क्या कहता है? that every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offense shall communicate the information to his superior or to any other officers whose duty is to prevent such offenses. मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर जो है, अगर उसे इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो या तो अपने जो सुपीरियर है उसको देगा या उस व्यक्ति को देगा जो सिर्फ इसी बिहाफ के लिए उसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू. अब 151(1) क्या कहता है? 151 कहता है अ पुलिस ऑफिसर नोइंग द डिजाइन टू कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर्स फ्रॉम द मजिस्ट्रेट. ठीक है, एंड विदाउट द वारंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुआ ना प्रिवेंशन में. और इसमें पूरी की पूरी जो पावर है, जो सब्जेक्टिव है, पावर कौन सी पुलिस ऑफिसर को दी है इस सेक्शन ने, कि अगर आपको ये लगता है कि ये अरेस्ट इंपॉर्टेंट है जस्ट टू प्रिवेंट द ऑफेंस, तो आप अरेस्ट कर सकते हैं. बट आपका जो नजरिया है, मतलब पुलिस ऑफिसर का जो नजरिया है कि ये इमीडिएटली इन्हें अरेस्ट करने से ही प्रिवेंट होगा, ये सब्जेक्टिव नजरिया है. ठीक है, इसे आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन कर सकता है कोर्ट. ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. आप पुलिस ऑफिसर से पूछ सकता है कि आपने ऐसा उस वक्त क्या देखा, या आपने ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास आई जिससे आपको लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के डिजाइन या उसकी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है. लेकिन जो अरेस्ट होगा उसका मैक्सिमम जो डिटेंशन पीरियड होगा वो होगा 24 आवर्स का. और 24 आवर्स के बियॉन्ड आप तभी किसी को रख पाएंगे जबकि ये जो सीआरपीसी में प्रोविजंस मेंशन है कि अगर आप उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हो, मजिस्ट्रेट आपको रिमांड दे देता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं रख पाएंगे. सो 151 envisages the subjective satisfaction. ठीक है, subjective satisfaction of the police officer concern. ठीक है, इसका एक फेमस केस है आपका AK गोपालन का, जो AIR 1962 है, केरला 215, जिसमें हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ दिस डिस्क्रिशन बाय द पुलिस. ये AK गोपालन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ये केस को डिस्कस करूंगी. बेसिकली ये केस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड आपकी पर्सनल लिबर्टी. So I'll discuss this with you also. So this is about preventive action of the police. ठीक है, अब आते हैं अब आइए 154, जो कि है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट. अब उसमें कौन सी पावर है? इसे हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मीन्स इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस. तो ये क्या है? इसमें क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस may give information to the police
ठीक है, एंड मे देयर बाय सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। मैंने ये क्यों कहा, एंड मे देयर बाय सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, क्योंकि सीआरपीसी क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू अगर आपके जो राइट्स का किसी वायलेशन हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो जब तक आप पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं वो एक्शन में नहीं आएगा। अगर आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे, उस इंफॉर्मेशन पे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद ही कोर्ट में मैटर जाएगा और कोर्ट में मैटर चलेगा, फिर उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आएगा। तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो दैट इंफॉर्मेशन शेल बी रिकॉर्डेड इन सच फॉर्म। सच फॉर्म मीन्स, देखिए अगर मैंने ओरल इंफॉर्मेशन दी है, किसी व्यक्ति ने पुलिस को ओरल इंफॉर्मेशन दी है, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो उसको पहले रिकॉर्डेड दैट इन राइटिंग, वो उसको राइटिंग में पढ़ेगा, फिर जो राइटिंग लेगा लिखेगा उसको साइन करवाएगा इन्फॉर्मेंट से, और जो इंफॉर्मेशन जो राइटिंग में वो लिखेगा वो पूरी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के को रीड ओवर करेगा जिससे उसने वो इंफॉर्मेशन ली है। प्लस पुलिस ऑफिसर शेल एंटर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर पुलिस चौकी में आपको पता है इस तरीके की इंफॉर्मेशन, एक डायरी होती है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। प्लस कॉपी ऑफ जो इंफॉर्मेशन की होगी उसको वो देगा इन्फॉर्मेंट को, जो जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको वो कॉपी दी जाएगी। ये आपका मेंशन है 154 सब क्लॉज 2 में। इफ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि पुलिस, आप जब कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो डायरेक्ट एफआईआर के तौर पे पुलिस ऑफिसर उसको नहीं लिखते हैं। उस केस में क्या होता है, आप वही सेम जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न में अगर आप ओरल दे रहे हैं तो उसको राइट डाउन करके आप एसपी को भेज सकते हैं। एसपी या तो उसे किसी पुलिस ऑफिसर को भेजता है या खुद ही उस पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट कर देता है। ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 154(3) में। अच्छा, आप सबको याद है 2013 में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस तीनों में हुए थे। तो जो सीआरपीसी में 2013 के बाद एफआईआर में जो अमेंडमेंट हुआ है वो कहता है, इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द विमेन अगेंस्ट whom an offense under section, अब वो सारे सेक्शन इंक्लूडेड होंगे जो कि एक ऑफेंस अगेंस्ट विमेन से रिलेटेड होंगे। दैट इंक्लूड्स 326A। 326 कहता है, आपने, बिकॉज आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड दैट आईपीसी, आपको पता होगा, तब भी मैं बताती हूँ आपको। 326A कहता है वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। 326A हो गया या 326B हो गया, वॉलेंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। 354 हो गया आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, और 354 के अंडर में जितने भी आपके प्रोविजंस आते हैं A, B, C वो सारे इंक्लूड होंगे D तक। C इज वोयरिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। D इज स्टॉकिंग, स्टॉकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 376 पनिशमेंट फॉर रेप, 376A से लेकर के 376E तक के। तो ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, इस ऑफेंस से रिलेटेड अगर वो महिला कंप्लेन करती है जिसके अगेंस्ट ये सारे ऑफेंस हुए हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन शेल बी रिकॉर्डेड बाय अ विमेन पुलिस ऑफिसर। दिस इज मैंडेटरी आफ्टर 2013 क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट। प्रोवाइडेड अंडर दैट द पर्सन अगेंस्ट whom एनी above mentioned offense has been committed, जो भी मैंने आपको ऑफेंस बताए हैं, अगर वो व्यक्ति, वो ऑफेंसेस उस व्यक्ति के अगेंस्ट कमिट हुए हैं जो व्यक्ति या तो मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक पुलिस जो है वो उसे लिखेगी, कहाँ पे जाके, उस व्यक्ति के घर पे जाके, और साथ में एक इंटरप्रेटर ले जाएगी या एक एजुकेटर ले जाएगी जो कि उनकी बात को समझ के उसको राइट डाउन कर सके। और जो ये रिकॉर्डिंग है पूरी, वो वीडियोग्राफ भी होगी।
कि वो व्यक्ति जिस तरीके से किसी साइन के थ्रू या किसी भी थ्रू आपको जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसे वो राइटिंग में लिख रहे हैं, उसका पूरा का पूरा वीडियोग्राफी भी होगी। अब एफआईआर की बात तो आपने समझ ली कि एफआईआर क्या होती है, कौन देता है, कैसे रिकॉर्ड होती है, कॉपी मिलती है। अब समझिए कि जो एफआईआर है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। क्या एफआईआर को एक एविडेंस के तौर पे आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ये है इसका मतलब। सो व्हेन कैन अ एफआईआर बी पुट इन एविडेंस व्हेन द इन्फॉर्मेंट इज एग्जामिन्ड। तो क्या एक एफआईआर को एविडेंस के तौर पे हम ले सकते हैं जब जो इन्फॉर्मेंट है उसको एज अ विटनेस की तरह लेते हैं। एफआईआर इज नॉट अ पीस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस and it cannot be preferred to the evidence given by the witness in court. So इसको एक substantive piece of evidence की तरह नहीं लेते हैं। FIR क्या है? FIR को आप limited purpose तक use कर सकते हैं। वो limited purpose क्या है? corroboration में use कर सकते हैं, which is mentioned under 157 of Evidence Act। किसी के प्रीवियस स्टेटमेंट को और अभी के स्टेटमेंट को जो वो कोर्ट में दे रहा है विटनेस के, उसको कोरैबोरेट करने के लिए, मिलाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में, विच इज मेंशन अंडर 145। क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्ट, या तो आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन 145 में ले सकते हैं, या उसको कोरैबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने में उस एफआईआर को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन इन, अब नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, that is 155 section we are talking about, information in respect of non-cognizable offense. So when information is given to officer in charge of a police station, he must enter the substance of the information in a book to be kept in the police station, ठीक है, in the prescribed form, and refer the informant to the magistrate. क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने जैसा पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ अबाउट कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो थोड़े प्राइवेट इन नेचर होते हैं, प्राइवेट क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं, इसलिए उनके लिए डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व नहीं करते हैं विदाउट वारंट। इसलिए जो इन्फॉर्मेंट होता है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक डायरी जो पुलिस स्टेशन में होती है उसमें एंटर तो कर ली जाती है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट है उसको रिफर कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट को। ठीक है। और ये जो बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उस बुक को कहते हैं जनरल डायरी या स्टेशन डायरी। सो पुलिस ऑफिसर शेल नॉट इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। ये 155(2) कहता है, because non-cognizable offenses are more or less considered as private criminal wrongs. So once the order is given by the magistrate, the police officer may exercise same provision in respect of the investigation except arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in cognizable case. तो वो सारे के सारे जो है प्रोविजंस जो आप कॉग्निजेबल केसेस में स्टार्ट करते हैं जब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वही सारे प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज नहीं होगी, दैट इज अरेस्ट विदाउट वारंट। नाउ नेक्स्ट इज, जहां पर कई सारे ऑफेंसेस होते हैं, जहां एक से ज्यादा ऑफेंसेस होते हैं, दो या तीन ऑफेंसेस होते हैं, विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल, जिसमें कि एक कॉग्निजेबल होता है, तो पूरे ही केस को हम कॉग्निजेबल केस की तरह ही ट्रीट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज 156 to 159। 156 to 159 कहता है पुलिस की जो पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की, ये उसके बारे में बात करता है, पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट। 156 इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल केस। सो जो ऑफिसर इन चार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट जो ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट है तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पुलिस
कैन इन्वेस्टिगेट इवन विदाउट FIR. ठीक है, दैट्स व्हाट 149 150 says. If police is of the view that the arrest and investigation of such offense is important just for the prevention of cognizable wrongs, then police can investigate it without an FIR. ठीक है, without a FIR, sorry. Now next is 156(3). 156(3) बहुत ही जनरल जो है लाइफ में भी, नॉर्मल बातों में भी कई लोग यूज कर लेते हैं कि अच्छा पुलिस ने FIR फाइल नहीं की तुम्हारी, तो ऐसा करो कि 156(3) में तुम मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ. तो क्या है वो प्रोसेस कि 156(3) में जो एप्लीकेशन है वो हम उस मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं जो अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC में इम्पावर होता है ऑर्डर देने के लिए इन्वेस्टिगेशन की. तो 156(3) में एप्लीकेशन आप मजिस्ट्रेट को देते हैं. जो ऑफिसर इंचार्ज और जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस का, वो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको ऑर्डर करता है कि आप इस जो मैटर है इसको इन्वेस्टिगेट करिए. ठीक, अब आता है 157. 157 कहता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. सो क्या है इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है, सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन मिली होती है उसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस ऑफिसर कंसर्न जो होता है वो मजिस्ट्रेट को भेजता है, और मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट है वो सेंड करने के बाद ही जो ऑफिसर इंचार्ज है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करता है. अच्छा, क्यों है ऐसा? क्यों मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजनी जरूरी है? मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजनी इसलिए जरूरी है टू कीप मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म about each and every single step of the investigation. So इन्वेस्टिगेशन के बारे में मजिस्ट्रेट को लूप में रखा जाए, इसलिए ये जो रिपोर्ट सेंड करना होता है मजिस्ट्रेट को वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज 158. तो 158 कहता है कि ये जो 157 के अंडर में रिपोर्ट भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट को, इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका सिंपल सा प्रोसेस है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी ऑथराइज्ड रूल बनाएगी उस रूल के थ्रू जो सुपीरियर ऑफिसर होगा पुलिस स्टेशन का, वो ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा. एंड आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगी, और जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हर स्टेप की जो इंफॉर्मेशन आपकी है वो आप पुलिस जो है मजिस्ट्रेट को देते रहेंगे. नाउ 159 टॉक्स अबाउट पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. ये क्या है? द मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ पुलिस रिपोर्ट मे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, और इफ ही थिंक्स फिट himself proceed or depute a magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into the case. जब पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है तो आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन होते हैं. या तो वो खुद इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन की, या जो अपना सबऑर्डिनेट होता है उसका मजिस्ट्रेट, उसको वो एम्पावर करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए. ठीक है, या तो कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको ही इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑर्डर कर देते हैं. मजिस्ट्रेट empower to direct an investigation in cases where the police decided not to investigate under 157 clause 2 सब क्लॉज B. मतलब मजिस्ट्रेट के पास उन केसेस में भी इन्वेस्टिगेशन की पावर, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देने की पावर होती है जिन केसेस में पुलिस अपने आप ही कह देती नहीं जी ये केस तो जो है दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है. उन केसेस में भी मजिस्ट्रेट जो है अगर रिपोर्ट्स पढ़ता है और समझता है कि नहीं देयर इज समथिंग, तो वो भी उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है. एन इंक्वायरी अंडर 159 जो कि हम बात कर रहे हैं कैन बी मेड ओनली ऑन सबमिशन ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट.
ठीक है, मतलब ये जो भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी 159 में और 157 से, ये तभी स्टार्ट होगी जब आपने जो पुलिस रिपोर्ट है एफआईआर के बाद की, उसको मजिस्ट्रेट को भेज दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये हो गया आपका पुलिस से ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है पूरा की कैसे होगी, कैसे शुरुआत होगी। तो इनिशिएट कर दिया है आपने एफआईआर के बाद, फिर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सेंड करने के बाद मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दे दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगी नॉर्मल तरीके से। अब देखिए क्या है, अब नेक्स्ट इज अटेंडेंस एंड इंटरोगेशन ऑफ विटनेसेस। स्टार्ट तो कर दिया आपने, आप उस जगह पे भी पहुंच गए जहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी है, जहां पे वो क्राइम हुआ है आप क्राइम सीन पे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप अपने आप को जो केस है उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से भी एक्वेंट कर लेते हैं, आप एविडेंस भी कलेक्ट कर लेते हैं, ओपिनियन भी बना लेते हैं। बट नेक्स्ट स्टेप आता है आपका अटेंडेंस एंड इंटरोगेशन ऑफ विटनेस। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे पुलिस की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम मजिस्ट्रेट के द्वारा बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेंशन है आपका सेक्शन 162 सेक्शन 163 में अटेंडेंस एंड इंटरोगेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस ऑफिसर। 160 आपका कहता है दैट पुलिस ऑफिसर मे बाय ऑर्डर in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own jurisdiction or any adjoining station who appears to be acquainted with the facts of the case। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई व्यक्ति जो उसकी ही पुलिस जुरिस्डिक्शन का है या कोई adjoining स्टेशन का है और जो उस केस की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, तो उसको राइटिंग में देता है लिख करके कि भाई इस वक्त आइए और हमसे मिलिए, बात करिए, बात करनी है। अ पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द पुलिस मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर डिसोबीडियंस अंडर सेक्शन 174 IPC। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज बिकॉज this is related with human right, you can say that no male person under the age of 15 years or women shall be required to attend any place other than the place in which such male person or women resides। ठीक है, तो जो 15 साल से अगर लड़का है, 15 साल से छोटा का है या कोई लड़की है, औरत है, तो उसे आप किसी और जगह पे कंपेल नहीं करेंगे बुलाने के लिए। आप जहां वो रहते होंगे वहीं पे जाके आप उनका स्टेटमेंट ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट इफ सो डिजायर मे मेक रूल एंड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एनी पर्सन अटेंडिंग। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति एज अ विटनेस किसी पुलिस स्टेशन में आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना सकती है कि जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर के थ्रू उस व्यक्ति को उसके आने जाने के एटलीस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो दे सके। कई लोग ऐसे हैं कि जो बियर नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, इसलिए वो जो ऑर्डर है उसको अवॉइड कर देते हैं, फिर उसके बाद वो अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन झेलते हैं। नेक्स्ट इज 161। 161 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। इसका क्या ऑब्जेक्ट है बेसिकली इस सेक्शन का, कि इससे जो एविडेंस है वो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, वो मिल सकते हैं जिन्हें बाद में ट्रायल के लिए पेश किया जाए। तो ये है बेसिकली कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। दिस सेक्शन इनेबल्स द पुलिस टू एग्जामिन द विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सो 161 सब क्लॉज 1 सेज एनी पुलिस ऑफिसर making investigation under this chapter or any police officer not below such rank as the state government may prescribe in this behalf may examine orally any person supposed to be acquainted with facts of the case। जिसे भी केस के फैक्ट्स के बारे में पता है उनको वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनसे वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एज एन एविडेंस जिसे वो ट्रायल में पेश कर सकते हैं। Any person would include accused person
also if in the custody with the permission of the magistrate. So कोई भी व्यक्ति में यहाँ कौन इंक्लूडेड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति में अक्यूज्ड खुद भी इंक्लूडेड है. अक्यूज्ड से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, और अगर अक्यूज्ड जेल में है या अरेस्ट किया हुआ है और उसको जुडिशियल रिमांड में है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन से उससे पूछताछ की जा सकती है. सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आंसर ट्रूली ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है, पुट टू हिम बाय द पुलिस ऑफिसर. हाउएवर ही इज नॉट बाउंड टू आंसर एनी क्वेश्चन द आंसर टू विच वुड have tendered to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture. Basically ये जो आपका सेक्शन है ये आप जो अक्यूज्ड है या जो विटनेस है उसे प्रोटेक्ट करता है कि आप सारे आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं जिन्हें हम अगर एविडेंस की भाषा में कहें तो लीडिंग क्वेश्चन टाइप होते हैं, जो लीडिंग क्वेश्चन पूछ करके वो आपसे आपका जो क्राइम है वही कन्फेस करा रहे हैं और आप ऐसे आंसर दे देते हैं जो कि आपको क्रिमिनल जो चार्जेस हैं उनकी तरफ एक्सपोज कर देता है. तो ये जो सेक्शन है बेसिकली ये आपको प्रोटेक्ट करता है जो अक्यूज्ड है या जो विटनेस है कि अगर आपको ऐसा कुछ इंक्रिमिनेटिंग जिसे कहते हैं क्वेश्चन लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं. इफ पर्सन रिफ्यूजेस टू आंसर, अगर अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन जो कि आपको क्रिमिनल चार्जेस और सेल्फ इंक्रिमिनेट कर सकता है, उसके अलावा अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए डिनाई करते हैं तो आप पनिशमेंट के लायबल हैं अंडर सेक्शन 179. देखिए, अगर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, ना का सबसे अच्छा होता है नहीं पता तो नहीं पता, और पता है तो पता है. अगर आप पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन फॉल्स एविडेंस देने की कोशिश करते हैं तो आपको 193 आईपीसी के अंडर आप पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे. नेक्स्ट आता है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे रिड्यूस इंफॉर्मेशन और एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम in the course of the examination of a person, and if he does so he shall make a separate and true record of the statement of each each statement given by the person accused or witness. अगर वो उसे लिख रहा है तो उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन राइटिंग में लेनी होगी. और नॉर्मली जो स्टेटमेंट हैं जो 161 के अंडर लिए जाते हैं उन्हें बेसिकली हम कहते हैं केस डायरी स्टेटमेंट. केस डायरी स्टेटमेंट होते हैं ये, क्योंकि इनका एविडेंशियरी जो वैल्यू है वो इतनी नहीं होती है. इट कैन बी यूज्ड इन कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन, बट जो एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है उसमें ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है पुलिस आपसे स्टेटमेंट लेती है. पुलिस जो है कैसे स्टेटमेंट लेती है ये तो अब सबको पता है. नेक्स्ट है ये जो 2013 के बाद जो ऐड किया गया है, यहाँ पे जहां भी आप इस सेक्शन के बाद प्रोवाइडेड देखते हैं, प्रोवाइडेड और उसमें लिखा होता है एडेड बाय 2013 अमेंडमेंट विच सेज दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 354 हो गया, ये 326 हो गया, ये सब है, वो रिकॉर्ड किसके द्वारा होगा? वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक. नेक्स्ट 161 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? 161 सब क्लॉज 2 कहता है 161 सब क्लॉज 2 रिक्वायर्ड अ पर्सन इंक्लूडिंग एन अक्यूज्ड टू answer truly all the questions relating to the case under investigation put to him by police officer. This section as well as article 23 of the constitution, ठीक है, gives protection. 23 जो preventive retention में है वो भी आपको यही प्रोटेक्शन देता है कि such person against उन क्वेश्चंस को the answer to which would have a tendency to expose him to criminal charges, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं. So in the case of नंदिनी सतपति versus DL दानी, नंदिनी सतपति versus DL दानी 1978 to सुप्रीम कोर्ट 424.
ये साइटेशन है इसकी. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एरिया कवर्ड बाय